ये मदर इन लॉ के लिए शॉर्ट एंड स्वीट ज़रूर है। जाते जाते अपने घर वालों को खुश करना, अपने कायद को खुश करना जो अटक जेल में कैद है। मेरा तो ख्याल है कि फैसला बड़ा खुशाइंद फैसला है और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पता नहीं किसने कितने केस माफ़ करवा लिए और कौन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, ये बहुत गलत तासुर है। और कोशिश ये की गई कि इस फैसले के ज़रिए इमरान न्याजी को खुश किया जाए, आखिरी दिन भी उसकी खुशनुदी हासिल की जाए। फैसला खुशाइंद इसलिए है कि हमारे तो सारे केसेस जो हैं वो हम मेरिट पे बरी हुए, एविडेंस की बेस पे बरी हुए, और ना सिर्फ एविडेंस की बेस पे बल्कि अदालतों ने ये कहा कि ये केसेस जब बनाए गए हैं तो ये सियासी इंतकाम के तौर पे बनाए गए हैं और पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि ये आखिरी दिन उजरत में ये काम करने की ज़रूरत क्या थी। ये उजरत में इसलिए काम किया गया है कि आप देखें 90 दिन की रिमांड वाली शिक को नहीं छेड़ा। अगर चाहते तो एक स्टेप आगे चले जाते। जो गिरफ्तारी के बाद रिमांड का एक पीरियड है जो पिछली अमेंडमेंट में 14 दिन से 30 दिन किया गया था, वो पता है कि लाडले के केसेस पेंडिंग हैं तो उसको 90 दिन नहीं किया गया। हालांकि ओरिजिनल लॉ के अंदर जो जिस्मानी रिमांड का पीरियड है वो 90 दिन था। हमने जो केसेस भुगते हमारे लोग 88 दिन जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में रहे, उसको नहीं छेड़ा। यानी जो लाडले को सूट करती थी शिकें, उस हवाले से तो ये एनआरओ है। और जहाँ तक तासुर की बात है, ऑप्टिक्स की बात है, और जो ये कहा जा रहा है कि केसेस माफ़ करा दिए, तो असासों का केस नए कानून का सहारा नहीं लिया गया, शहबाज शरीफ साहब उसमें बाइज्जत बरी हुए। आशियाना का केस किसी अमेंडमेंट का सहारा नहीं लिया गया, बाइज्जत बरी हुए। हाँ, एक रमजान शुगर मिल गंदे नाले का केस ज़रूर है जो ख़त्म नहीं करवाया, ना किसी एजेंसी को ट्रांसफ़र हुआ जिस तरह एंटी करप्शन को ट्रांसफ़र होते हैं, वो वहीं पर है नैब के ब्यूरो के अंदर। और उस केस में क्योंकि ऑलरेडी उस केस को लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का फैसला मौजूद है, उस केस में काबीना ने और उसके बाद असेंबली ने वो एक नाला है उसकी कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया था। इन्होंने शहबाज साहब के खिलाफ केस बना दिया, तो उसमें तो किसी किस्म का मेरिट है ही नहीं, उसमें भी वो उनकी बिल्कुल एक्विटल जो है वो बनती है। तो इसलिए अदलिया का जो एक दायरा इख्तियार है, ये फैसला तो बहुत अच्छा है, खुशाइंद है, बड़ा अच्छा फैसला किया, बड़ा टाइमली किया और आखिरी दिन किया। और कल मेरा ख्याल है 16 सितंबर को, जिस तरह 6 सितंबर यौम दिफा होता है, उस तरह 16 सितंबर को बतौर यौम निजात मनाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के मसाइल अदलो इंसाफ से लिंक्ड हैं। इस मुल्क के मसाइल जितने मसाइल हैं, चाहे मईशत हो, क्योंकि 2017 में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च ना किया जाता और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ना ख़त्म की जाती और उनको पनामा को बहाना बना के कामा पे ना निकाला जाता, तो शायद आज पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कई गुना बेहतर होते। तो ये अदल और इंसाफ का सिस्टम है जो कोलैप्स किया है, जिस वजह से बाकी मसाइल पैदा हुए हैं। तो इधर भी देखिए कि एक यौम निजात हम इसलिए कहते हैं कि जो मदर इन लॉ की अपनी ऑडियो थी उस पर कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल। अब क्या किया, खुद ही उसमें बैठ गए। यानी आपका कोई दूर पार का भी रिश्तेदार हो तो जजेस का ये असूल होता है कि वो उस केस को नहीं सुनते, वो उससे माजरत कर लेते हैं, रिक्यूज कर लेते हैं, कह देते हैं हमने नहीं सुनना। इधर शौक से अपनी मदर इन लॉ का केस सुना जा रहा है, उस कमीशन को काम से रोका जा रहा है, उस कमीशन को इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा है, और साथ वो जज साहब बैठे जिनका ऑडियो में नाम है। अब जब जस्टिस काजी फायदीसा ने कहा था एक अदालत में खड़े होके कि ये ऑडियोज नहीं होनी चाहिए, ये ऑडियोज क्यों होती हैं, इसकी छानबीन करें, तो बंदयाल साहब ने कहा था काजी साहब छोड़े इस बात को, इस मामले को आगे चलने दें। क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं? अगर उस वक्त ऑडियोज रोकी होती तो क्या ये ऑडियोज आती? तो बात यह है कि आपकी मदर इन लॉ की ऑडियो आई है, फैसला भी आप खुद कर रहे हैं, कमेंट्स भी आप खुद कर रहे हैं, फिर उसको मुबैना ऑडियो कह रहे हैं। यानी उस ऑडियो की आप अगर तहकीक करा लेते, फोरेंसिक करा लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मगर आपने ये बेहतर समझा कि आप अपनी मदर इन लॉ को भी एनआरओ दें, अपने लाडले को भी एनआरओ दें। क्या ही अच्छा होता अगर आप नैब कानून को, और ये मेरा सवाल है बतौर कानून के तालिब इल्म के, क्या ही अच्छा होता नैब के कानून को आप ओरिजिनल शक्ल में बहाल कर देते। नैब ऑर्डिनेंस जो था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, अगर वो अपनी असल हालत में बहाल हो जाता, पता था कि अगर असल हालत में बहाल किया तो मेरा लाडला जो है वो तो बिल्कुल ही, उसके केसेस तो ऐसे हैं कि जिनमें इतना मवाद है, इतना एविडेंस है कि शायद वो नहीं बच सकेगा, इसलिए उसको ओरिजिनल सूरत में भी बहाल नहीं किया। और जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसकी अपील सुन रहा होता है तो उस दौरान आप प्रेयर में चीज़ें नहीं भी होती
इनफ्रक्चुअस पिटिशंस होती हैं उनको भी आप सुनते हैं, उसमें अपना माइंड डिस्क्लोज करते हैं, लोअर कोर्ट पे प्रेशर डालते हैं। तो देखिए हमारे केसेस का तो इसमें रत्ती बराबर भी कोई आंसर नहीं है। कोई केस हमने फ़ायदा ना लिया, ना माजी में कभी लिया, और हर गुजरते दिन के साथ मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत अवाम के सामने आए हैं। हर गुजरते दिन के साथ अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है कि किस तरह एक सिस्टम ने उनको बाकायदा एफर्ट करके तो पहले डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद पनामा में कन्विक्शन करवाई। और किसने कहा था कि मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और किसको कहा था? सारा तारीख का ऐसा सबके सामने है। तो ये जो साहब थे, मैं इनको वुल्फ इन शीप स्किन क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि साकिब निसार जो था वो खुल के था, वो जिसका मुखालिफ था वो खुल के मुखालिफ था। इस तरह की हिपोक्रेसी और इस तरह की मुनाफकत नहीं थी कि आप लबादा ओढ़े इंसाफ का और अदल का, और आप काम करें डाकुओं वाले, कि इस मुल्क में आपने अदलिया को बेतौकीर कर दिया। आज हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग आप देखिए अदलिया की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि वो शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट देंगे, जो उनका जो उन्होंने नैब अमेंडमेंट्स का वर्डिक्ट दिया, आप इसको क्या शॉर्ट एंड स्वीट समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये मदर इन लॉ के लिए शॉर्ट एंड स्वीट ज़रूर है, मगर बड़ी डिटेल जजमेंट दी है, रीजनिंग के साथ दी है। मगर उसके एंड में अगर आप मंसूर अली शाह साहब का डिसेंटिंग नोट पढ़े, उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि हमने पार्लियामेंट का रोल क्यों अज्यूम कर लिया। पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी का। आज अपने ऑर्डर में डिसेंटिंग नोट में मेंशन किया, और साथ उन्होंने ये लिखा कि कानून साजी, कवानीन में तरमीम, ये पार्लियामान का इख्तियार है और अदलिया का इख्तियार नहीं है, और इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मगर ये जाते जाते ना एक ऑप्टिक्स के लिए खेल खेला गया, और ये शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर तो नहीं था, ये लॉन्ग भी था, और ये मुझे लगता है कि एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर भी है। हालांकि हमें इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, हम तो इसको वेलकम भी करते हैं, बट आई थिंक कि जाते जाते अपने घर वालों को खुश करना, अपने कायद को खुश करना जो अटक जेल में कैद है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है, इसके पीछे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, लीगल कंसिडरेशंस हैं। लगता है कि ये कहीं हनी ट्रैप है आप लोगों के लिए, इलेक्शन अनाउंस हो जाए और आपकी भी सारी क़यादत बाहर हो, और इमरान खान तो है ही पहले बाहर, तो आपको नहीं लगता ये हनी ट्रैप हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस का इनकाद फरवरी में हर हाल होगा, और हल्का बंदियों के मराहिल जो 14 दिसंबर को तय होने थे, इलेक्शन कमीशन ने उसको भी शॉर्ट करके वो 30 नवंबर तक ले आए हैं। और ये जो ट्रैप की आप बात कर रही हैं, केसेस में अगर दम होता, देखिए हमने ना तो तोशा खाना के तहाइफ बेच के उनके पैसे को एज मुनाफा कमा के नहीं खाया, हमने साइफर लहरा के उसके बाद उसको नहीं घुमाया। हमारे पे केसेस किस तरह बनाए गए, वाया बठिंडा बनाए गए, किस तरह कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो हमें आप डिस्क्वालीफाई कर दें। और जो अफसोसनाक है कि जो केस जिसमें शरीक मुलजिम मीर शकील रहमान भी थे, उनको भी कैद रखा गया, वो क्या केस था? वो केस था कि एक एलडीए का प्लॉट अलॉट हुआ 1980s में, और उस वक्त मियां साहब वजीर आला थे, और वो सारी जब कानून सामने आया तो पता लगा कि ये तो बिल्कुल एज पर रूल पॉलिसी, एज पर प्रेवलेंट लॉ ये सारा मामला हुआ है। इस तरह के केस बनाए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी केस में इतना मवाद मौजूद है कि कोई ट्रैप किया जा सके। हम वकला की टीम इंशाल्लाह जब ये केसेस कोर्ट में आर्ग्यू करेगी तो केस बनाने वाले अल्लाह ताला के फजल से बहुत शर्मिंदा होंगे, और मियां नवाज शरीफ ये बता दीजिए, आप लीगल टीम के बड़े अहम मेंबर हैं और आप हर कोर्ट में अपीयर होते रहे हैं। सादा सा क्वेश्चन है, और हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि मियां साहब के लिए आप कौन सा रूट जो है वो इख्तियार करेंगे? आप जमानत पे जाएंगे या आप क्या करेंगे? थोड़ा सा बता दीजिए, खबर दे दीजिए। बीइंग मेंबर ऑफ लीगल टीम, अभी लीगल टीम की मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, बहुत सारे लीगल टीम के मेंबर्स हैं जो तशरीफ लाएंगे और बातचीत उस पर होगी। तो मैं नहीं समझता कि ये अभी हमें डिस्कस करना चाहिए। हमारी ये एक इंटरनल डिस्कशन हो रही है, इस पर वक्त आएगा कि इसको अनाउंस किया जाएगा बाकायदा। कानून क्या कहता है सर? देखिए, कानून तो हर तरह का मौजूद है ना। कानून तो है, वो 3-4 किस्म के कवानीन मौजूद हैं, और लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो एक बेल उनको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी ग्रांट की गई थी। मगर मैं कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता कि बहुत कबल अज़ वक्त है, और वक्त आने पे जो कानूनी टीम की मशावरत है उसका जो भी नतीजा निकलता है वो आप लोगों से शेयर करें। कहा यह जाता है कि पनामा के नाम पर जो अकामा में निकाले गए 5 जो जजेस थे, जिनमें जैसे साकिब निसार, जाजुल हसन और ये सारे लोग थे, नवाज शरीफ को जो इस वक्त नाइंसाफी हुई, अब वो वापस जा रहे हैं।
क्या आप समझते हैं इन लोगों का एहतसाब जरूरी है, जिनमें जनरल बाजवा, जिसमें जनरल फैज और ये सारे जजेस थे, उसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ने के हवाले से आपको क्या इंसाफ के बगैर जाना सूदमंद होगा मियां नवाज शरीफ को? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान के लॉन्च करने वाले, उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी एक फ़र्द के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती की है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोका है, पाकिस्तान की तरक्की को रोका है। और मेरी ये दुआ है कि इस मुल्क में अदल व इंसाफ का ऐसा मेयार हो कि जो कसूरवार हैं वो कसूरवार रहें और जो बेगुनाह हैं वो बेगुनाह रहें। ये वापसी पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए, एक आम पाकिस्तानी को उसका हक दिलाने के लिए, जहाँ पे मईशत के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के साथ साथ इंसाफ के निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें अगर लीगल रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, इसमें अगर जुडिशल रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, लीगल रिफॉर्म से भी आगे। और हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जिसमें एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर अलग अलग होता है। आज जुडिशरी में ऐसे कू करने वाले बैठे हैं कि जिन्होंने एग्जेक्टिव का रोल भी अज्यूम कर लिया है, लेजिस्लेचर का रोल भी अज्यूम कर लिया है। कानून बनता ही नहीं, उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, और कानून अभी बन रहा होता है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। अभी जो तरामीम हुई उनमें भी अपना किरदार अदा कर देते हैं। बंदियाल साहब का किरदार इतना बुरा था और इतना अफसोसनाक था कि उन्होंने साकिब निसार को पीछे छोड़ दिया, और मेरा ख्याल है वो उनके मुकाबले में एक बेहतर इंसान नजर आता है, क्योंकि उसने मुनाफिकत नहीं की, हिपोक्रेसी नहीं की, जो वो था। मियां नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से लीगल टीम का हिस्सा होने की वजह से मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि जितने झूठे केस बनाए गए, तमाम में हमारे पास बाकायदा उनकी बेगुनाही के सबूत भी मौजूद हैं, हमारे पास लीगल दलीलें भी मौजूद हैं, लीगल नज़ीरें भी मौजूद हैं, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो देखिए, मियां नवाज शरीफ पे एवनफील्ड का एक केस था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब बरी हुई तो उन्हें कहा गया कि आप पे एडिंग एंड अबेटिंग का इल्ज़ाम है, कि आपने प्रिंसिपल अक्यूज मियां नवाज शरीफ को एड और अबेट किया है, यानी जो जुर्म सरजद हुआ मुबैना तौर पर उसमें मावनत और एयानत की है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत इस बात पर हुई कि क्योंकि जुर्म सरजद ही नहीं हुआ तो मावनत और एयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जुर्म सरजद करने का इल्जाम मियां नवाज शरीफ पे है, वो कह रहे हैं जुर्म सरजद ही नहीं हुआ, इसलिए मावनत और एयानत का सवाल नहीं पैदा होता, हम आपको बरी करते हैं। हमारे पास जो अपीलें दायर करनी है मियां नवाज शरीफ की, जो बाकी लीगल मामलात हैं उस पर तफसील से हम बात करेंगे, और मैं कुछ डिस्कशन इस पर करना भी चाहता हूँ। कोई केस मियां नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट हायल नहीं करेगा, और एक सोशल मीडिया का सेक्शन ये तासर दे रहा है कि शायद तारीख दोबारा चेंज होगी, हमारे लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। ये पीटीआई की सोशल मीडिया सेल की स्पॉन्सर्ड कैंपेन है, जिसके थ्रू ये अभाम क्रिएट किया जा रहा है कि मियां साहब नहीं आ रहे। अल्लाह ताला के फजल से मियां साहब की वापसी अटल है, तारीख का ऐलान हो चुका। हमारा यहाँ पे आना इस बात की दलील है कि शायद कोई लीगल तैयारी चल रही होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब आई इसलिए है कि इसका बाकायदा को वे फॉरवर्ड भी तय किया जाए, इस पर बातचीत की जाए लीगल मामलात के ऊपर। तो कोई केस उनकी राह में रुकावट हायल नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेगुनाह थे, बेगुनाह है।